दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर से राहुल गांधी की आइडियोलॉजी पर बात करने जा रहा हूं। आज चुनावी राजनीति पर बात नहीं करूंगा, बात करूंगा भारत की राजनीति पर, समाज की राजनीति पर। और राहुल गांधी उस राजनीति को किस तरह से बदल रहे हैं इसका ही विश्लेषण करूंगा। थोड़ा पृष्ठभूमि में चलता हूं। पृष्ठभूमि 2014 है और माहौल क्या था? अन्ना हजारे का आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, महिलाओं के ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ आंदोलन। और इस पूरे माहौल में नरेंद्र मोदी कारपोरेट हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर के आगे बढ़े थे। नरेंद्र मोदी केवल हिंदुत्व के आधार पर नहीं आए थे। सांप्रदायिक नारेबाजी उस समय नहीं हो रही थी जैसे अभी बटेंगे तो कटेंगे नारेबाजी हो रही है, बल्कि नारे थे अच्छे दिन के, वादे थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के, देश के नवनिर्माण के, कालाधन को वापस लाने के, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के, इनकम टैक्स खत्म करने के, 15 लाख रोजगार, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आने के, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के, महिलाओं को सम्मान दिलाने के। लेकिन इन 10 साल में जरा तस्वीर को उलट करके देखिएगा, थोड़ा पीछे जाइएगा तो क्या आपको नजर आएगा। लेकिन असल में नरेंद्र मोदी की जीत कारपोरेट हिंदुत्व की जीत थी और नरेंद्र मोदी ने इसे छिपाया भी नहीं था। गुजरात के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की छवि एक हिंदू राष्ट्रवादी, कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी नेता की बनी थी और आगे चल करके अडानी के साथ मिलकर के जिस तरह से उन्होंने कारपोरेट को प्रश्रय दिया था और कारपोरेट ने उनके लिए पूरी तरीके से लॉबिंग की थी, उसने इस देश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में पहुंचाया। और नरेंद्र मोदी 10 साल के बाद तीसरी बार फिर से, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत नहीं, सत्ता में है। इन 10 साल के भीतर जो बदलाव हुआ वो बड़ा बदलाव है राहुल गांधी का एक बेहद एग्रेसिव रूप में सामने आना, सब कुछ छोड़ करके, जैसे गोया कुछ खोने के लिए नहीं है। और राहुल गांधी ने जो अटैक किया है वो अटैक किन्हीं पत्तियों पर नहीं है, डालियों पर नहीं है, सीधे जड़ पर अटैक है राहुल गांधी का। और इसीलिए वो आरएसएस जो असल में बीजेपी का रूट है, बीजेपी की जड़ है, उस आरएसएस पर लगातार हमला राहुल गांधी बोल रहे हैं। और हालात ये हैं कि वो आरएसएस राहुल गांधी से मिलने के लिए बेताब है। जिसने राहुल गांधी को लल्लू, पप्पू, ईसाई, मुस्लिम, विदेशी और न जाने क्या क्या बनाया और लोगों तक ये पहुंचाया, भ्रम पैदा किया, लोगों को बेवकूफ बनाया। वो आरएसएस इस समय राहुल गांधी से इतना घबराया हुआ है कि वो राहुल गांधी से सर्टिफिकेट चाहता है। कहता है कि राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, साहब हमको तो उस दुकान से रसगुल्ला मिल ही नहीं रहा है, जरा हम भी थोड़ी चाशनी चाट लेते, हमको भी गले लगा लेते। जब आप ये कहते हैं कि आरएसएस राहुल गांधी से मोहब्बत करना चाहता है तो मोहब्बत की बात पर आपको हंसी आती होगी। आरएसएस भी मोहब्बत करना चाहता है। खैर, मैं इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पर कल हम विस्तार से बात कर चुके हैं। आज एक दूसरे मुद्दे की बात करूंगा कि राहुल गांधी ने एक तरफ तो आरएसएस यानी हिंदुत्व यानी बीजेपी की रूट पर हमला किया है, जड़ पर हमला किया है, तो दूसरी तरफ
नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी को जो सजाने संवारने का काम कर रहा है, जिसने गति दी, वो गति है कारपोरेट, और कारपोरेट में भी चुनिंदा दो, और उन दो में से एक जिसे दुनिया का नंबर 1 बनाने का ख्वाब नरेंद्र मोदी देख रहे थे, अडानी। अडानी के बारे में इस देश में एक बड़ा विमर्श है कि अडानी के पास जो संपत्ति है, अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की ही संपत्ति है। अडानी तो उस संपत्ति को चलायमान कर रहे हैं, उससे और पैसा कमा रहे हैं। असल में पैसा नरेंद्र मोदी का ही है। और ये वो काउंटर अटैक है जिसमें कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी के पास तो कोई है ही नहीं, बीबी नहीं, बच्चे नहीं, किसके लिए कमाएंगे। तो किसी नेता ने तो यहां तक कहा था कि गब्बर सिंह की कौन सी बीबी थी, कौन सा परिवार था, वो किसके लिए कमाता था। और इस डिस्कोर्स ने नरेंद्र मोदी को ऊपर से नीचे तक नंगा कर दिया, नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर दिया। और एक एक करके कई मोदी जब इस देश से निकल गए, मेहुल भाई चौकसी निकल गए, नीरव मोदी निकल गए, भाग गए पैसा लूट करके इस देश का, इतना तो संभवतः अंग्रेजों ने भी इतने कम समय में नहीं लूटा होगा जितना इस देश के मोदी के दोस्त भाई लूट करके भाग गए। और जो काला धन वापस आने की बात थी वो तो गायब ही हो गई। इनकम टैक्स की बात तो जीएसटी और लाद दिया गया, और वो जीएसटी जो आजकल माचिस पर भी लग रहा है। तो उस कारपोरेट को, जिसको फलने फूलने का पूरा मौका दिया मोदी सरकार ने, जिसके हवाई जहाज पर उड़ करके वो अहमदाबाद से नई दिल्ली पहुंचे थे शपथ लेने के लिए पहली बार प्रधानमंत्री की, वो अडानी श्रीलंका में भी, कीनिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, अफ्रीका में भी, हर जगह मौजूद। और जैसे ही नरेंद्र मोदी उस देश से बजट करके लौट करके आते हैं, अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद अडानी साहब को ठेके मिल जाते हैं। अभी तो कीनिया ने एक बड़ा करार रद्द कर दिया है, थू थू ही भारत की। श्रीलंका में तो खेल हो गया, जिस समय वहां बगावत की थी श्रीलंका के लोगों ने, उस समय पोल खुली थी कि साहब अडानी को ये सब कैसे मिल रहा है। राहुल गांधी ने आज उसी पर एक वीडियो बनाया है, और किसके साथ बनाया है? अपने ही राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ, पवन खेड़ा के साथ। और पवन खेड़ा अब ये दावा कर रहे हैं, मैं दावा ही कह रहा हूं क्योंकि वो पत्रकार नहीं है, उनका ये दावा है कि 10 साल से खोजी पत्रकारिता गायब हो गई इस देश से, तो इस समय वो खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं। और आपको याद होगा अगर कि जिस समय यूपीए 2 की सरकार थी, उस समय जो कैग विनोद राय साहब थे, और वो जब भी आरोप लगाते थे तो दैनिक जागरण से लेकर के बड़े बड़े, जिनको आज गोदी मीडिया कहा जाता है, उन चैनलों पर, उन अखबारों में बड़ी हेडलाइन होती थी, 80,000 करोड़ का घोटाला, 1,20,000 करोड़ का घोटाला, और कई उसमें मंत्री जेल गए। और नरेंद्र मोदी की सरकार जब थी तो वो मंत्री तमाम बाइज्जत बरी होकर के जमानत पर छूट गए, कहीं कौड़ी भी नहीं मिला। ये सारा खेल हो रहा था। खोजी पत्रकारिता उस समय काम करती थी, लेकिन ये तो कैग का मैं बता रहा था। और इन 10 सालों में खोजी पत्रकारिता गायब हो गई। शुरू में 1-2 लोगों ने कोशिश की, लेकिन इतना शिकंजा कसा गया कि पत्रकारों ने तौबा कर ली और पत्रकार शरणागत हो गए, मोदी भक्ति में लग गए। और इसीलिए इसे गोदी मीडिया कह दिया गया कि मोदी के गोद में जाकर के ये बैठ गया, और उसने वो सवाल पूछने बंद कर दिए जो सवाल आज राहुल गांधी अपने वीडियो में पूछ रहे हैं। और पवन खेड़ा जिस बात को कह रहे हैं, राहुल गांधी ने पूछा कि ये पूरा सिंडिकेट चल रहा है मोनोपोली के लिए, मोनोपोली बचाओ सिंडिकेट, सब तरफ एकाधिकार, डिफेंस के क्षेत्र में एकाधिकार, कोयले के क्षेत्र में एकाधिकार। और किसका एकाधिकार? सारा बिजनेस कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है? बंदरगाहों पर एकाधिकार, सीमेंट
पर एकाधिकार, बिजली में एकाधिकार, डिफेंस में एकाधिकार, हवाई अड्डों में एकाधिकार, और ये सब जा कहां रहा है? अडानी साहब के पास। अडानी इस देश को पूरे तरीके से लूटने में लगा हुआ है, और ये एयरपोर्ट, बंदरगाह है, सीमेंट के बड़े बड़े प्लांट, ये सब किस समय बने? उस कांग्रेस के जमाने में, आजादी के बाद की सरकारों में, जिन्हें आज कौड़ियों के दाम पर नरेंद्र मोदी अडानी को बेच दे रहे हैं। जमीनें, जंगल, पानी, सब कुछ। और अडानी साहब देखते ही देखते कहां से कहां पहुंच गए, और इस देश के करोड़ों लोग 5 किलो राशन की लाइन में जाकर के लग गए। राहुल गांधी उसी सिंडिकेट को एक्सपोज करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा है कि जो माधवीपुरी बुच हैं, सेबी की चेयरपर्सन, वो सेबी जो अंकुश लगाया करती थी, इनकम टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, उसमें चोरी पर जो भी खेल होता था, उस पर अंकुश लगाने पर, उसकी निगरानी करने का पूरा काम सेबी का हुआ करता था। लेकिन माधवीपुरी बुच कौन है? पहली नॉन आईएएस है, और लेटरल एंट्री के जरिए इन्हें लाया गया है। और लेटरल एंट्री जहां कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि कोई सरकारी पद उस तरह का है ही नहीं। 5 साल 3 साल के लिए आप आए हैं, आप एंजॉय करेंगे, अपने लोगों को सेट करेंगे, अपने लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, इस देश के लोगों की छाती पर पैर रख करके उस पूरे साम्राज्य को खड़ा करेंगे। और माधवीपुरी बुच को कौन बचा रहा है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लेकर के और जेपीसी तक में माधवीपुरी बुच का मामला है। माधवीपुरी बुच नहीं जाती है। राहुल गांधी ने पूछा है कि बचा कौन रहा है आखिर उनको, क्यों नहीं वो जा रही है? और जहां सेबी के चेयरपर्सन की ये हाल है, तो फिर टैक्सेस में घोटाले उन पर, या जो कारपोरेट घोटाले कर रहे हैं, अडानी हो, अंबानी हो, और जो कुछ हो, जो खेल हो रहा है इस देश में लूट का, उस पर निगरानी कौन करेगा? जब चोर के हाथ में ही बैल की रस्सी दे दो तो क्या होगा? वो बैल बांध के जाएगा कि बैल खींच करके ले जाएगा? ये पुरानी गांव की कहावत है। तो राहुल गांधी उसी को एक्सपोज कर रहे हैं कि एक तरफ तो पूरा वो सिंडिकेट है जहां पर एकाधिकार, मोनोपोली चल रही है, और किसकी चल रही है? अडानी साहब की चल रही है। और जिसको निगरानी रखनी है, वो निगरानी करने वाला भी उसी में शामिल है। अडानी के शेयर में भी उनकी हिस्सेदारी होती थी। और राहुल गांधी ने एक उदाहरण पेश किया कि कैसे खेल हो रहा है, और जो कहा पवन खेड़ा ने कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो खेल चल रहा है सिंडिकेट का, उसमें इस देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है और नौजवानों के भविष्य को बड़ा खतरा है। इन दोनों की अनदेखी हो रही है। और राहुल गांधी उस वीडियो में जिक्र करते हैं, एक वो दिखाते हैं, एक छोटा सा हथियार दिखाते हैं, अभय नाम का, जो अडानी की कंपनी में सो कॉल्ड निर्मित हो रहा है, लेकिन असल में ये इजरायली हथियार है जिसको टावर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ये इजराइल से हथियार खरीदे गए और बदले जाते हैं यहां। ये अडानी को डिफेंस में नंबर 1 हथियार डीलर बन गया है, और उसे वहां तक पहुंचाने के लिए अडानी बनाता कुछ नहीं है। वहां से लाकर के डिफेंस में क्या उसका रोल है, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है? नथिंग। लेकिन साहब वो बना रहा है, आयुध बना रहा है, हथियार बना रहा है। और उधर अनिल अंबानी को भी एक जमाने में दे दिया गया था। HAL हमारा पड़ा हुआ था, जो राफेल से लेकर के कुछ चीजों में काम कर सकता था, लेकिन उन संस्थाओं को हटा करके अनिल अंबानी को दे दिया, जो पहले से ही इतनी बुरी स्थिति में है, जो गबन इतना लंबा है, जिसकी कंपनियां बैठी हुई हैं, लेकिन उसे उपकृत करने के लिए उसको यह सौंप दिया गया, जैसे ही अडानी साहब को सौंप दिया गया। और ये राहुल गांधी हैरानी जताते हुए कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, कि वहां से कोई खरीदेगा और यहां ठप्पा लगेगा, मोहर लगेगी, उस पर स्लिप लगेगी अडानी की, और अडानी डिफेंस में एकाधिकार उनका स्थापित हो जाएगा। ये जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में राहुल गांधी जिस तरह से आरएसएस के साथ साथ
अडानी पर हमलावर है, सेबी के माधवीपुरी बुच पर हमला है कर रहे हैं, जिन्हें अभी तो सामना करना है जेपीसी का। क्या राहुल गांधी ने यह ठान लिया है कि वो न तो आरएसएस को छोड़ने वाले हैं और ना ही अडानी को छोड़ने वाले, यानी उस कारपोरेट को जैसे माइक्रो जो मैनेजमेंट पूरा खा जाता है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं कि जिसमें सत्ता का गठजोड़ है, जिसमें कारपोरेट का गठजोड़ है और भारत में तो धर्म का गठजोड़ भी, रामदेव जैसे लोग आ गए थे। तो ये जो परिस्थिति है जिसमें आरएसएस से एक तरफ आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ना है, आरएसएस की आइडियोलॉजी हिंदुत्व के खिलाफ, और दूसरी तरफ ये जो कारपोरेट है जिसमें मोनोपोली हो रही है। कारपोरेट का विरोध नहीं करते हैं राहुल गांधी, लेकिन मोनोपोली का विरोध कर कि एकाधिकार जो होता जा रहा है। टाटा कहां है आज, बिरला कहां है, भारती मित्तल कहां है, और भी सैकड़ों नाम थे। आज की स्थिति यह है कि बिलियनियर सबसे ज्यादा गुजरात से, और इस देश को लूट करके लोग बहुत सारे गुजराती भाग गए। जब ये बात राहुल गांधी ने कह दी थी तो उन पर मुकदमा हो गया, मानहानि के मामले में उनको 2 साल की सजा भी हो चुकी है, सांसदी भी जा चुकी है, घर भी जा चुका है। लेकिन राहुल गांधी ने इसके खिलाफ कभी खामोशी नहीं ओढ़ी और लगातार वो अडानी पर हमला बर रहे, चाहे हम दो हमारे दो की बात कर रहे हो, चाहे शुरू में सूट बूट की सरकार की बात कर रहे हो, चाहे खुल करके A1 और A2 की बात कर रहे हो। अगर पार्लियामेंट में आप नहीं बोलने देंगे, जब हमला किया गया था तो लोकसभा अध्यक्ष ने निकाल दिया था उनके बयान को, तो अब राहुल गांधी A1 और A2 कह रहे हैं निशाने पर। तो दोनों का ही, जिसको क्रोनिक कैपिटलिज्म कहा जाता है, उस क्रोनिक कैपिटलिज्म पर भी हमला है और हिंदुत्व पर भी। इन दोनों को बिल्कुल भी छोड़ने और बख्शने के मूड में राहुल गांधी नहीं दिखाई पड़ते हैं, और इसीलिए कारपेट बिछा करके नरेंद्र मोदी को फिर से लेकर के आया है अपने मीडिया के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए और धन दे करके। क्योंकि राहुल गांधी अगर आते हैं तो इस मोनोपोली को खत्म कर दिया जाएगा, हिंदुत्व का बैंड बज जाएगा। आरएसएस क्या करेगा, नागपुर में रहेगा या दुबक करके भाग जाएगा? और अडानी का क्या होगा? अडानी इस देश में रहेगा, छोड़ करके भाग जाएगा। ये जो राहुल गांधी का शिकंजा है, वो शिकंजा इतना मजबूत होता जा रहा है कि बेचैन है बीजेपी, आरएसएस, नागपुर, अडानी, गुजरात, ये सब बेहद बेचैन है। लेकिन राहुल गांधी बख्शने के मूड में नहीं दिखाई पड़ते। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।